हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है और एक स्ट्रक्चर क्या है सी के प्रोग्राम का। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोई भी सी के प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं तो उसको हम पहले कंपाइल करते हैं, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये दो स्टेप्स होते हैं सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो एक होता है, सबसे पहले कंपाइलर होता है, ठीक है, और एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, दोनों आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब देखो, आपका जो कंपाइलर है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम, जैसे सपोज आपने एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसने का पूरा प्रोग्राम एक बारी में उठाना है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। मीन्स 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा कौन, आपका कंपाइलर। उसके बाद generate intermediate object code which further requires linking, hence requires more memory। अब देखो, जैसे आप सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो पहले आप उसको कंपाइल करते हो और कंपाइल करने के बाद फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है, ठीक है। मींस कंपाइलिंग, पहले एक स्टेप है कंपाइलिंग और दूसरा स्टेप है लिंकिंग, ठीक है। तो कंपाइलिंग के बाद लिंकिंग करने के लिए सी के प्रोग्राम को मोर मेमोरी चाहिए होती है, मींस रैम में जगह चाहिए होती है उसको, ठीक है। तो जो कंपाइलर है वो आपका इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके उसको लिंक करने की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण उसकी मेमोरी की जो कंजम्पशन होती है, जो यूजिंग होती है, वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। उसके बाद कौन कौन यूज करता है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, सी प्लस प्लस, ये आपके कंपाइलर्स यूज करते हैं, ठीक है। और कंपाइलर्स का जो पॉइंट है कि यूजुअली टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। मींस लार्ज अमाउंट इन द सेंस, अगर सपोज हम कंप्यूटर की बात करें तो 2 3 सेकंड्स भी कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा है, बिकॉज कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है और उसको आपको मींस नैनो सेकंड्स में आपको लाइक जो आपका सेकंड से भी कम पार्ट में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको आउटपुट देनी पड़ेगी ताकि डिले ना हो, ठीक है। तो उस केस में जो कंपाइलर्स हैं वो आपका टाइम ज्यादा ले लेते हैं एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। और दूसरी साइड अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो वो कह रहा है ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। मींस जैसे आपने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी, जैसे ही आपने लिखी उसने चेक कर लेना है, उसने इंटरप्रेट कर देना वो स्टेटमेंट को। तो मींस एक टाइम के ऊपर जैसे कंपाइलर आपका पूरा का पूरा कोड उठा लेता है, बट जो इंटरप्रेटर होता है वो एक टाइम के ऊपर सिर्फ आपकी एक लाइन ही उठाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड एंड हेंस आर मेमोरी एफिशिएंट। जैसे यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है जिसको लिंक करना पड़ता है फर्दर, तो इसके कारण मेमोरी आपकी ज्यादा लगती है। बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट होगा तो मेमोरी एफिशिएंट हुआ, तो मींस लिंकिंग उसकी नहीं करनी पड़ी तो वो मेमोरी एफिशिएंट। अब सपोज उसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन, रूबी, ये सारे क्या यूज करते हैं, ये आपके इंटरप्रेटर्स यूज करते हैं। उसके बाद है इंटरप्रेटर यूजुअली टेक लेस टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। अब बिकॉज उसको उसने लाइन बाय लाइन हर एक चीज को जैसे जैसे हम लिखेंगे चेक करते रहना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन कंपाइल इंटरप्रेट करेगा। तो उस केस में इंटरप्रेटर जो है वो लेस टाइम लेगा आपके सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए। तो ये बेसिकली कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब देखो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी टॉप के ऊपर डायरेक्टरीज आएंगी, हेडर फाइल्स आएंगी, ठीक है। अब ये जो होती हैं ये आपकी कौन सी फाइल्स होती हैं, ये आपकी हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है stdio का, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और डॉट एच का मतलब है हेडर फाइल, ठीक है। तो ये जो इंक्लूड और हैश इंक्लूड क्या है, हैश इंक्लूड आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो stdio.h की फाइल है वो इस हैश इंक्लूड के लिखने से जो भी उसके बीच में लाइब्रेरीज वगैरह जो भी पड़ी हुई है वो सारी की सारी इस मेरे करंट प्रोग्राम के बीच में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन, जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आपकी सिंगल लाइन
डायरेक्टरीज होती हैं, मीन्स अगर आप इसको हैश इंक्लूड करके लिखोगे और stdio.h वाली फाइल को आप इंक्लूड कर लोगे तो जो भी लाइब्रेरीज या जो भी फंक्शन stdio.h के बीच में पड़े हुए हैं आप उनको क्या कर सकते हो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंक्लूड stdio.h आपका एक लाइब्रेरी है जिसको हर एक सी के प्रोग्राम में यूज करना पड़ता है। अब देखो void main, अब जो void है वो क्या है, void मीन्स नो रिटर्न टाइप, मीन्स कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं है। कोई भी सी का प्रोग्राम है तो उसका एक मेन फंक्शन होना चाहिए, मेन फंक्शन जिसको जिससे वो अपने प्रोग्राम की बिगिनिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज सी के अंदर हमेशा एक मेन फंक्शन होगा जिससे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा या जिससे जिसको कंपाइलर चेक करेगा कि अगर उसके प्रोग्राम में मेन फंक्शन है तभी वो कंपाइल करेगा प्रोग्राम को, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन बनाना जरूरी है। तो वॉइड मेन, और यहाँ पे अब हम लिख लेंगे एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं लिख लूंगा printf हेलो टू सी। अब printf क्या है, printf आपका प्रिंट करवाने के लिए, मींस अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या यूज पड़ेगा, सी का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा printf। ठीक है, और डबल कोट्स में आप क्या दोगे, डबल कोट्स में आपने जैसे हेलो टू सी दे दिया तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका हेलो टू सी आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे दे दिया सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन का मतलब है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक मींस प्रिंट एफ हेलो टू सी करने के बाद लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपके सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कि आपको सबसे पहले तो डायरेक्टरीज इंक्लूड करनी पड़ती है, फिर आपको वॉइड मेन एक सी का फंक्शन बनाना पड़ता है, फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ती है, ब्रैकेट के बीच में जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो भी लाइंस लिखी होंगी वो सारी आपकी एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ में आप हेलो टू सी करोगे तो हेलो टू सी आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस था और ये आपका एक स्ट्रक्चर था सी के प्रोग्राम का। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इफ स्टेटमेंट्स के ऊपर बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि नई वीडियो अपलोड हुई है। थैंक यू।